गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के आज सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन फॉरेस्ट्री। वन विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का महत्व, सुदूर संवेदन का उपयोग, अनुप्रयोग किस प्रकार से हैं। तो वन विज्ञान में रिमोट सेंसिंग किस प्रकार से हेल्प करता है, यहाँ देखिए इसको हम पहले स्टार्ट के द्वारा समझते हैं। किस प्रकार से वन विज्ञान में रिमोट सेंसिंग की हेल्प ली जाती है। मानचित्र के आंकड़े प्राप्त करने हेतु वनों में परिवर्तन का पता लगाने हेतु और डेटा मॉडलिंग तैयार करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। मानचित्र संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, फॉरेस्ट की डेंसिटी से रिलेटेड हैं, फॉरेस्ट टाइप से रिलेटेड हो सकते हैं। परिवर्तन का पता लगाना, यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे अतिक्रमण है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या फॉरेस्ट फायर है, या फिर दोबारा से वनों का रोपण करना है। इन सभी विधियों के द्वारा वनों का जो क्षेत्र है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। और मॉडल तैयार करना है, जैसे लकड़ी की डेंसिटी, आग के जो संभावित खतरे के क्षेत्र हैं उनका पता लगाना, या फिर हैबिटेट सुटेबिलिटी रीजन, इस प्रकार के रीजन को आइडेंटिफाई करके उनका एक मॉडल तैयार करना, मैपिंग करना। इस सभी प्रकार के जो कार्य हैं ये हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा बड़े आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत बड़ा डैमेज होता है फॉरेस्ट रीजन में। इसी प्रकार जो अतिक्रमण है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जाता है, जो लकड़ियाँ काटी जाती हैं ईंधन के रूप में, या फिर जो इमारती लकड़ियों के रूप में स्मगलिंग होती है, ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो वनों में रुकने का नाम नहीं लेती हैं और इन्हीं के कारण वन क्षेत्र हैं वो लगातार सिकुड़ते हुए जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं पर रोकथाम के लिए हमने समय समय पर कई सारे ऐसे उपाय किए हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है उसको रखना, रेंजर को रखना। लेकिन उन सब के होते हुए भी ये नुकसान ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। तत्पश्चात हम मानव रहित एक ऐसा क्षेत्र भी कर सकते हैं जिनसे उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाली जा सकती, और हम इस टेक्निक की सहायता से उस पूरे वन क्षेत्र के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ड्रोन की सहायता से ऐसा हो सकता है, या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनकी सहायता से ऐसा हो सकता है। सबसे पहला यहाँ देखिए हम बात करते हैं वन कटाई का मानचित्रण। वनों के अंदर कितने वृक्ष लगाए गए हैं, किस क्षेत्र में वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जो रिफ्लेक्शन है, वहाँ का आंकड़ा है, रिफ्लेक्शन में सेटेलाइट के पास में अलग प्रकार का पहुँचता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ से वन काट दिए जाते हैं, जो खाली भूमि दिखाई पड़ती है, तो वहाँ से एक अलग प्रकार की रिफ्लेक्शन है वो पहुँचती है। और इस प्रकार से जो परावर्तित ऊर्जा है जो ऑब्जेक्ट से टकरा करके सेंसर तक पहुंचती है, उसी के आधार पे सेंसर रिकॉर्ड करके बता सकता है कि किस क्षेत्र में वन है और किस क्षेत्र में नहीं है, कहाँ से पेड़ काटे गए हैं और कहाँ पर नए लगाए गए हैं। इस प्रकार से वनों की मैपिंग संभव है। दूसरा है वन प्रजातियों की पहचान एवं मानचित्रण। यहाँ हम बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट स्पीसीज़ के बारे में। यहाँ डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं जो वनों में पाई जाती हैं, उन प्रजातियों के आकलन हेतु भी हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं जैसे ही वृक्षों की प्रजातियाँ बदलती हैं तो उनके पत्तों का जो साइज़ है, पत्तों की आकृति है, टेक्सचर है, वो बदल जाता है। जैसे हम अपनी आँखों से देखते ही पहचान लेते हैं कि दूर से कौन सा पेड़ है, किस प्रकार के पत्ते नज़र आ रहे हैं उसके, या उसकी ग्रीनरी भी अलग प्रकार की होती है। तो ठीक इसी प्रकार की टोन को, उसके टेक्सचर को समझने में रिमोट सेंसिंग की में जो परावर्तित ऊर्जा है वो हेल्प करती है, और उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद है फॉरेस्ट फायर मैपिंग। जंगलों में आग का सीमांकन करना। जंगल में आग लगी हुई है, उस किस एरिया में वो आग फैल रही है, कितने एरिया को उसने कवर कर रखा है, इन सब के बारे में रिमोट सेंसिंग की सहायता से, थर्मल इमेज की सहायता से हम बड़े आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो थर्मल सेंसर होते हैं वो वन क्षेत्र में आग से लगे भागों में टेम्परेचर बढ़ने की जो घटना एक आम बात है, जहां आग लगी होती है उस क्षेत्र में, तो उन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके और वो उस क्षेत्र की मैपिंग कर सकता है और समय रहते उनके ऊपर
हम कंट्रोल कर सकते हैं, आग को नष्ट किया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। इस प्रकार से हम आग की होने वाली स्थिति को कम से कम कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि नोवा और एवीआर तथा इसके अलावा तापीय जो आंकड़े हैं, यानी कि हम थर्मल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, ये सभी इसी प्रकार के आंकड़े हमें प्रदान करवाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में वन विद्या के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का योगदान, यानी कि भारत में इसकी क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में वनों का मानचित्रण उपग्रह इमेजरी अथवा वायु फोटो द्वारा किया जाता है। यह कार्य दृश्य व्याख्या अथवा सांख्यिकी वर्गीकरण से हो सकता है। विजुअल इंटरप्रिटेशन और डिजिटल क्लासिफिकेशन इनकी हेल्प करते हैं। वन मानचित्रों की रचना करना, अलग अलग जो स्केल हैं उनके ऊपर इनकी रचना होती है। इसके बाद होता है पूरे भारत के लिए वन मानचित्रों की रचना करना। ये डिफरेंट टाइप के जो स्केल है उसके ऊपर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल किस प्रकार से हमें इनको चाहिए, हम उसी प्रकार से इनको चयन करते हैं। इन मानचित्रों पर वनों के मुख्य वर्ग एवं उनकी डेंसिटी को प्रदर्शित किया जाता है। उनके टाइप के भी मानचित्र हम तैयार करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, वो वनों की डेंसिटी के अकॉर्डिंग 1:2,50,000 की मापनी पर मानचित्र तैयार करता है। इस मापनी पर निर्मित मानचित्र छोटे क्षेत्र के वनों के प्रकार तथा घनत्व को बड़े ही सटीकता से दर्शाते हैं और इसके अलावा इससे और बड़ी मापनी पर भी वनों के मानचित्र बनाए जाते हैं, जिसको डिवीजन स्तर पर तैयार किया जाता है। माइक्रो लेवल पर इनसे भी बड़ी मापनी पर मानचित्र बनाए जाते हैं, जो किसी एक जिले के या किसी स्पेशल भाग के लिए वनों का क्लासिफिकेशन करते हैं। वनों के मानचित्रण के लिए हम IRS लिस 1 जिसका 70 मीटर रेजुलेशन है तथा इसके अलावा लिस 2 36 मीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 1:25,000 मापनी पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो IRS लिस 3 जिसका रेजुलेशन ग्राउंड रेजुलेशन 23 मीटर है या पेन जिसका रेजुलेशन 5 मीटर है, इनका उपयोग किया जाता है। कम क्षेत्र परंतु अधिक जानकारी वाले मानचित्रों को आइकोनोस IRS कार्टोसेट की सहायता से तैयार किया जाता है। इन सब की सहायता से हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं और हम वन क्षेत्रों में होने वाले जो समय समय पर परिवर्तन है, हानि है, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरा जो बात करते हैं आज, वो आता है महासागरीय या तटीय क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करना। रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम महासागरीय क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करते हैं, खासतौर पे महासागर के मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में, महासागरीय क्षेत्र के ऊपर जो वायुमंडलीय गतिविधियां हैं उनके बारे में जानना, जिनसे हम जैसे बात करते हैं तो मॉनसून के बारे में पूर्वानुमान लगाना, एल नीनो घटना, साइक्लोन ओरिजन, ये जो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं हैं इनके बारे में हम ओशन सैट जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल रीजन में रहती है, इसलिए कोस्टल रीजन की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़्यादातर जो हजार्ड्स हैं वो हमारे महासागर की ओर से भी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, सुनामी उनमें से एक है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को निरस्त करने के लिए हमें समय समय पर महासागर तथा महासागर की तलहटी और महासागर के वायुमंडल से संबंधित आंकड़ों की ज़रूरत होती है और ये आंकड़े रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा हमारे पास बड़ी सटीकता से पहुंचाए जाते हैं। महासागरीय क्षेत्रों में इनके अलावा ये कुछ अन्य भाग हैं जहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे इस डाटा का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हम नाम लेते हैं तो ये आता है ऑयल स्प्राइड, यानी कि तेल के रिसाव के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में पता लगाना। सागर की सतह के ऊपर कई बार जो ऑयल स्पॉइल हो जाता है उन क्षेत्रों का पता लगाना रिमोट सेंसिंग के द्वारा बड़े आसानी से हो सकता है। शिपिंग एरिया के लिए यूजफुल है, शिपिंग एरिया में भी रिमोट सेंसिंग की एक्टिविटी को हम इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन की डेंसिटी को स्टडी करना, या हम कह सकते हैं तो नेटवर्क जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क का जाल है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी इसके साथ पॉसिबल हो पाता है। या फिर हम कह सकते हैं
यहाँ पर गश्त कार्य में भी ये हमारी जो सीमाएं हैं, कोस्ट लाइन है, उनके लिए भी ये आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तट के निकट क्षेत्र का अनुगंभीर मानचित्रण तैयार करना, नियर शोर बैथोमीटर मैपिंग तैयार करना समुद्री परिवहन में सहायक है। टाइडल इफेक्ट, ज्वारीय जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अवलोकन करना, तटीय आकृतियाँ, पुलिन, बीच, ये जो भी आकृतियाँ होती हैं इन सब के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करना, तटीय वनस्पति का मानचित्रण करना, मानवीय क्रियाकलापों का जो महासागरीय सतह है या कोस्ट लाइन है उनके ऊपर प्रभाव को जानना, ज्वार भाटा एवं तूफान से संबंधित जो डैमेज हैं, इफेक्ट हैं, उनका आकलन करना। ये कई प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम समुद्र से जुड़े हमारे कार्यों में रिमोट सेंसिंग की हेल्प लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहां रिमोट सेंसिंग की हेल्प ली जाती है। तो बच्चों, आप इस टॉपिक को अभी हमने 2 से 3 वीडियो में अलग अलग में इसको छोटा छोटा करके आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। आप इस सभी वीडियो को अलग अलग देख रहे हैं पिछले 3 दिन से। अब आप इस पूरे लेसन को कंबाइंड एक साथ पढ़ेंगे तो आपका ये एक पूरा अच्छा टॉपिक यहाँ से जो हमारी 3rd यूनिट है वहाँ से आपका ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में या आप मैसेज में लिख के ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।